आज हम एक ऐसे लेक की गहराई में उतर रहे हैं जिसने मतलब आधुनिक कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव ही रख दी। एलन ट्यूरिंग का 1950 का वो क्रांतिकारी पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, इसने वो सवाल पूछा जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है, क्या मशीनें सोच सकती हैं? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन ट्यूरिंग ने अब देखिए तुरंत ही समझ लिया कि ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मशीन किसे कहेंगे और सोचना, इसका ठीक ठीक मतलब क्या पकड़ें? सही बात है। परिभाषाओं का ये एक तरह से दलदल है। हाँ, जो इस दलदल में फंसने के बजाय ट्यूरिंग ने एक बहुत ही मतलब क्लेवर रास्ता निकाला। बिल्कुल, उन्होंने सवाल को ही बदल दिया एक तरह से। परिभाषा गढ़ने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने एक प्रैक्टिकल टेस्ट, एक खेल का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने कहा इमिटेशन गेम, नकल का खेल। अच्छा, इसका मकसद बस ये देखना था कि क्या कोई मशीन इंसानी बातचीत की इतनी अच्छी नकल कर सकती है कि उसे इंसान से अलग पहचानना ही मुश्किल हो जाए। ये सोच के होने पर नहीं, बल्कि सोच के दिखने पर आधारित था। ओके, तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है, ट्यूरिंग के इसी इमिटेशन गेम को समझना, ये जानना कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, और 1950 में जब डिजिटल कंप्यूटर समझिए बिल्कुल नई चीज थे, मशीनी बुद्धिमत्ता के बारे में उनके क्या दूरदर्शी विचार थे, ये हम सीधे उनके अपने शब्दों से जानेंगे। तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो ट्यूरिंग ने शुरुआत इसी बात से की कि भाई क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सवाल पूछना ही क्यों प्रॉब्लमैटिक है? अगर हम आम बोलचाल के हिसाब से मशीन और सोचना को डिफाइन करने निकलें तो जवाब कैसा होगा? एक तरह का ओपिनियन पोल बन जाएगा, कौन क्या मानता है। हाँ, वो कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ, सब्जेक्टिव हो गया। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि हमें एक ऐसे टेस्ट की जरूरत है जो व्यक्तिपरक परिभाषाओं पर न टिका हो, बल्कि व्यवहार पर आधारित हो, एक्शन पर। अच्छा, यहीं से ये इमिटेशन गेम का आइडिया आया। ये उस मूल सवाल के एसेंस को पकड़ने की कोशिश थी, शब्दों के मतलब में अटके बिना। तो ये इमिटेशन गेम ये खेला कैसे जाता है, जरा इसकी कल्पना करें। हाँ। इसमें 3 खिलाड़ी हैं, एक पुरुष ए, एक महिला बी और एक पूछताछ करने वाला सी, जो कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला। ठीक है। अब सी एक अलग कमरे में है और उसका काम है ये पता लगाना कि 2 अन्य खिलाड़ी जिन्हें वो सिर्फ एक्स और वाई के लेबल से जानता है, उनमें से कौन पुरुष है और कौन महिला। ओके, सिर्फ एक्स और वाई पता है। हाँ, और बातचीत कैसे होती है? सी सवाल पूछता है, मान लीजिए टाइपराइटर या टर्मिनल के जरिए। अच्छा, ताकि आवाज या लिखावट से कोई हिंट ना मिले। एग्जैक्टली। जैसे सी पूछ सकता है, एक्स, कृपया अपने बालों की लंबाई बताएं। अब यहाँ ट्विस्ट है। पुरुष ए का लक्ष्य है सी को गुमराह करना। वो झूठ बोल सकता है, महिला होने का नाटक कर सकता है। और महिला बी? महिला बी का लक्ष्य है सी की मदद करना। सच बोलकर वो कह सकती है, मैं महिला हूं, उसकी मत सुनो। लेकिन पुरुष भी तो यही दावा कर सकता है। बिल्कुल, यही तो खेल है। और यहीं पर ट्यूरिंग वो अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो क्रांतिकारी सवाल पूछते हैं। क्या? वो पूछते हैं, अब क्या होगा अगर इस खेल में पुरुष ए की जगह एक मशीन ले ले? ओहो। अब सी का काम वही है, एक्स और वाई में से मशीन कौन है और इंसान महिला कौन है, ये पता लगाना। सवाल ये है, क्या अब भी पूछताछ करने वाला उतनी ही बार गलत अंदाजा लगाएगा जितनी बार वो तब लगाता था जब खेल एक पुरुष और एक महिला के बीच हो रहा था? मतलब अगर मशीन इतनी अच्छी नकल कर ले कि सी कंफ्यूज हो जाए। हाँ, अगर मशीन की सफलता दर धोखा देने में उतनी ही है जितनी इंसान पुरुष की थी, तो क्या हम कह सकते हैं कि मशीन ने सोचने की क्षमता का प्रदर्शन किया? ये नया सवाल, ये इमिटेशन गेम, मूल प्रश्न क्या मशीनें सोच सकती हैं की जगह ले लेता है। समझ गया। फोकस अब व्यवहार पर है, प्रदर्शन पर है, अंदर क्या चल रहा है उस पर नहीं। बिल्कुल। ट्यूरिंग ने इस नए सवाल के फायदे भी गिनाए होंगे। हाँ, कई। सबसे बड़ा फायदा ये कि ये मशीन की फिजिकल बनावट को उसकी इंटेलेक्चुअल क्षमता से अलग कर देता है। अच्छा, जैसे? मतलब क्या मशीन के पास त्वचा है, क्या वो चल फिर सकती है, ये सब बातें इररिलेवेंट हो जाती हैं। पूछताछ करने वाला तो बस लिखित संवाद देख रहा है। सही, फोकस सिर्फ कम्युनिकेशन पर है। और ये टेस्ट बड़ा फ्लेक्सिबल भी है। ट्यूरिंग ने उदाहरण दिए कि कैसे ये अलग अलग क्षमताओं को परख सकता है। जैसे पूछताछ करने वाला कह सकता है, मुझे टेम्स नदी पर एक सोनेट लिखकर दिखाओ। मशीन शायद जवाब दे, माफ करना भाई, कविता मेरे बस की बात नहीं। हाँ। या गणित का सवाल पूछा जा सकता है, मशीन थोड़ा रुक कर शायद इंसानी लगने के लिए सही जवाब दे सकती है। या शतरंज की अगली चाल पूछी जा सकती है,
ये सब बातचीत के दायरे में आ जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये खेल मशीन के लिए थोड़ा अनफेयर नहीं है? क्योंकि देखिए, इंसान के लिए मशीन होने का नाटक करना वो शायद ज्यादा मुश्किल होगा। गणित में जानबूझकर धीमा होना या गलतियां करना। हाँ, ये पॉइंट उठाया गया था। ट्यूरिंग ने इस संभावित आपत्ति को एड्रेस किया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि देखो, अगर कोई मशीन इन बाधाओं के बावजूद, मतलब इंसानी कमजोरियों की नकल करने की जरूरत के बावजूद सफलतापूर्वक खेल सकती है, तो ये आपत्ति वैसी खत्म हो जाती है। मशीन की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी शायद यही होगी कि वो हर तरह से इंसान की नकल करे, न कि किसी सुपर इंटेलिजेंस का दिखावा करे। अगर वो इसमें कामयाब है तो बात बन गई। ठीक है, तो ये तो हुई खेल की बात। पर जब ट्यूरिंग मशीन कह रहे थे तो उनके दिमाग में किस तरह की मशीन थी? क्या वो किसी भी चीज की बात कर रहे थे जो काम करती है? नहीं, उन्होंने ये स्पष्ट किया। उनका इशारा मुख्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर की तरफ था। ओके। ये उस दौर की नई उभरती हुई तकनीक थी, प्रोग्राम किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस पर काम करने वाले। यही वो मशीनें थीं जिन्होंने सोचने वाली मशीन की कल्पना को हवा दी थी। और ये डिजिटल कंप्यूटर तक सीमित रखना, ये क्या बहुत बड़ी लिमिटेशन थी? नहीं, असल में नहीं। ट्यूरिंग ने समझाया कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो असल में यूनिवर्सल मशीन होते हैं। यूनिवर्सल मशीन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से अगर उनके पास पर्याप्त मेमोरी, जिसे उन्होंने स्टोर कहा, और स्पीड हो, तो एक डिजिटल कंप्यूटर किसी भी डिस्क्रीट स्टेट मशीन की नकल कर सकता है। डिस्क्रीट स्टेट मशीन? हाँ, मतलब ऐसी मशीन जो एक समय में एक निश्चित अवस्था में होती है और नियमों के अनुसार एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलती है। जैसे ट्रैफिक लाइट, लाल से हरी, हरी से पीली, स्टेप बाय स्टेप। समझ गया। उन्होंने कंप्यूटर के 3 मुख्य हिस्से भी बताए थे। पहला, स्टोर, जहां जानकारी रखी जाती है, जैसे मेमोरी या कागज। दूसरा, एग्जीक्यूटिव यूनिट, जो असल में गणना वगैरह करता है। और तीसरा, कंट्रोल, जो देखता है कि निर्देशों का सही क्रम में पालन हो। और प्रोग्राम भी स्टोर में ही रखा जाता है, वो निर्देशों की पूरी लिस्ट। ये दिलचस्प है कि उन्होंने चार्ल्स बैबेज के 19वीं सदी के एनालिटिकल इंजन का भी जिक्र किया। वो तो एक मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन था। हाँ, बिल्कुल। इससे ये बात साफ होती है कि मशीन का बिजली से चलना कोई जरूरी शर्त नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर और इंसानी दिमाग दोनों इलेक्ट्रिकल हैं, तो शायद इसी में कोई राज है। हाँ, ये कनेक्शन बनाया जाता है। पर बैबेज की मशीन तो मैकेनिकल थी, तो ट्यूरिंग का पॉइंट था कि समानता काम करने के तरीके में होनी चाहिए, लॉजिक में, ना कि वो किस चीज से बना है। राइट। और अब आता है वो हिस्सा जहां ट्यूरिंग ने मतलब एक तरह से क्रिस्टल बॉल में झांका। उन्होंने 1950 में एक भविष्यवाणी की थी। हाँ, ये वाकई बहुत बोल्ड था, बहुत साहसिक कदम। उनका मानना था कि अगले 50 सालों में, यानी कि सन 2000 तक, कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्होंने लगभग 109 यानी 1 अरब बाइनरी डिजिट्स की स्टोरेज क्षमता का अनुमान लगाया था उस जमाने में। वाह! कि उन्हें इस तरह प्रोग्राम करना संभव होगा कि वो इमिटेशन गेम को काफी अच्छे से खेल सकें। कितना अच्छा! क्या अंदाजा था उनका? उनका अंदाजा था कि 5 मिनट की पूछताछ के बाद एक औसत पूछताछ करने वाले के लिए मशीन को सही पहचानने की संभावना 70% से ज्यादा नहीं होगी। मतलब 30% बार मशीन कामयाब हो जाएगी इंसान होने का नाटक करने में। एग्जैक्टली, ये उनकी भविष्यवाणी थी सन 2000 के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद क्या मशीनें सोच सकती हैं, ये सवाल ही तब तक अर्थहीन हो जाए। अच्छा। हाँ, उन्हें उम्मीद थी कि सदी के अंत तक भाषा का इस्तेमाल और आम लोगों की राय इतनी बदल जाएगी कि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सोचने वाली मशीनों की बात करने लगेंगे। ये भविष्यवाणी तो अपने आप में काफी दिलचस्प है आज की कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। इसके बाद ट्यूरिंग ने उन संभावित आपत्तियों का अनुमान लगाया जो उनके विचारों के खिलाफ उठाई जा सकती थी, और उनके जवाब भी दिए। हाँ, उन्होंने काफी सारी आपत्तियों को पहले ही सोच लिया था। ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ ट्यूरिंग के तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। उन्होंने करीब 9 आपत्तियों का जिक्र किया, पर हम कुछ मुख्य पर ध्यान देंगे जिन्होंने समय के साथ ज्यादा रिलेवेंस दिखाया है। ठीक है। एक बड़ी आपत्ति चेतना यानी कॉन्शियसनेस से जुड़ी थी। प्रोफेसर जेफरसन जैसे विचारकों का कहना था कि भाई, जब तक मशीन सिर्फ सिंबल्स को मैनिपुलेट कर रही है और किसी भावना या समझ के तहत सोनेट नहीं लिख रही, तब तक उसे सोचने वाला नहीं माना जा सकता। मतलब सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग है, असली सोच नहीं। हाँ, कि वो बस सिग्नल है, असली फीलिंग या समझ नहीं। ट्यूरिंग का इस पे क्या जवाब था?
ट्यूरिंग का जवाब इस पे काफी दार्शनिक था। उन्होंने कहा कि ये तर्क हमें सॉलिप्सिज्म की तरफ ले जाता है। सॉलिप्सिज्म यानी ये मानना कि सिर्फ मैं ही सोच सकता हूँ और किसी के मन में क्या चल रहा है ये मैं कभी निश्चित रूप से जान ही नहीं सकता। अच्छा, हम दूसरों को सोचने वाला कैसे मानते हैं? उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से ही तो मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो अगर मशीन इमिटेशन गेम में या किसी मौखिक परीक्षा में समझदारी से जवाब दे सकती है तो उसे अलग दर्जे में क्यों रखें? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये तो बहुत गहरा पॉइंट है और ये सवाल आज भी एआई की बहस के बिल्कुल केंद्र में है। क्या भाषा मॉडल सचमुच समझते हैं या वे सिर्फ पैटर्न की नकल कर रहे हैं? बिल्कुल। ट्यूरिंग का टेस्ट इस सवाल से बचकर निकल जाता है। वो सिर्फ बाहरी प्रदर्शन पर, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। एक और मशहूर आपत्ति है लेडी लवलेस की आपत्ति। ये चार्ल्स बैबेज की सहयोगी थी। हाँ, एडा लवलेस। उनका कहना था कि मशीनें कुछ भी ओरिजिनल या नया नहीं कर सकती। वे केवल वही कर सकती हैं जिसका हमने उन्हें प्रोग्राम दिया है, यानी जो हमने उन्हें करने का आदेश दिया है। सही। ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है आज भी। ट्यूरिंग ने इसे कैसे देखा? ट्यूरिंग ने माना कि उस समय के सबूत शायद यही दिखाते थे, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि यूनिवर्सल कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से किसी भी तरह के व्यवहार की नकल कर सकते हैं जिसमें ओरिजिनलिटी का दिखना भी शामिल है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि मशीनें अक्सर अपने बनाने वालों को भी सरप्राइज कर देती हैं, चाहे वो हमारी अपनी प्रोग्रामिंग की भूल हो या गणना इतनी जटिल हो कि हम नतीजा एंटिसिपेट ना कर पाएं। ये विचार कि जैसे ही कोई फैक्ट दिमाग में आता है उसके सारे परिणाम तुरंत स्पष्ट हो जाते हैं, ये सच नहीं है। सीखने और खोजने की प्रक्रिया में अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड नतीजे आ सकते हैं। ये बात भी आज के एआई पर लागू होती है, जहां अक्सर डेवलपर्स भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि मॉडल ने कोई खास आउटपुट क्यों दिया। इमर्जेंट बिहेवियर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और तीसरी महत्वपूर्ण आपत्ति जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो गणितीय तर्कों से आई, खासकर गोडेल के अपूर्णता प्रमेय यानी गॉडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, पर इसका सार ये है कि इन प्रमेयों से पता चलता है कि किसी भी पर्याप्त शक्तिशाली फॉर्मल सिस्टम, जैसे कि एक डिजिटल कंप्यूटर, की सीमाएं होती हैं। कुछ ऐसे सच कथन होंगे जिन्हें वो सिस्टम साबित नहीं कर सकता, या कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका वो जवाब नहीं दे सकता। तो तर्क ये था कि चूंकि मशीनों की ऐसी लॉजिकल लिमिटेशंस हैं, वे इंसानी दिमाग की बराबरी नहीं कर सकती, जिसकी शायद ऐसी कोई सीमा ना हो। ट्यूरिंग ने इसके क्या जवाब दिए? उन्होंने 2 जवाब दिए। पहला, किसने कहा कि इंसानी दिमाग की ऐसी सीमाएं नहीं है? हम भी तो गलतियां करते हैं और कितने ही सवालों के जवाब नहीं जानते। सही बात है। दूसरा, भले ही कोई एक मशीन किसी खास सवाल का जवाब ना दे पाए, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा बेहतर होगा। हो सकता है कुछ इंसान किसी मशीन से ज्यादा चतुर हों, पर फिर कोई दूसरी मशीन उनसे भी ज्यादा चतुर हो सकती है। ये कोई एब्सोल्यूट रोक नहीं है मशीनी इंटेलिजेंस पर। मतलब ये सीमाएं हैं, पर ये पूरी संभावना को खत्म नहीं करती। एग्जैक्टली। उन्होंने इन सीमाओं को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें मशीनी बुद्धिमत्ता की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह खारिज करने वाला नहीं माना। उन्होंने कुछ और आपत्तियों का भी जिक्र किया था, जैसे धार्मिक आपत्ति, आत्मा सिर्फ इंसानों में है, या शुतुरमुर्ग वाली आपत्ति कि नतीजे भयानक होंगे इसलिए मानो ही मत किए हो सकता है, या ये कि ब्रेन एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, डिस्क्रीट नहीं। लेकिन उनके जवाब मोरलेस इसी तर्ज पर थे। या तो वे आपत्तियां मान्यताओं पर आधारित थीं, या इमिटेशन गेम के कॉन्टेक्स्ट में अप्रासंगिक थीं, या फिर वे इंसानों पर भी लागू हो सकती थीं। तो इन सब आपत्तियों पर विचार करने के बाद ट्यूरिंग ने माना कि सीधे सीधे एक वयस्क इंसान के दिमाग की पूरी नकल करने वाला प्रोग्राम लिखना ये शायद बहुत मुश्किल काम है। हाँ, खासकर उस समय की तकनीक के साथ तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तो उन्होंने एक और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता सुझाया। हाँ, और ये उनके पेपर का एक और बहुत दूरदर्शी विजनरी हिस्सा है, लर्निंग मशीन्स का विचार। सीखने वाली मशीनें। हाँ, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक बच्चे के दिमाग जैसी सरल मशीन बनाने की कोशिश करें और फिर उसे सिखाएं जैसे एक बच्चा सीखता है। इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? उन्होंने 3 मुख्य कंपोनेंट्स की बात की। ए, मशीन की शुरुआती संरचना, जैसे जन्म के समय बच्चे का दिमाग होता है। बी, शिक्षा, यानी जो उसे सिखाया जाता है। और सी, अन्य अनुभव,
जिनसे वो दुनिया के बारे में सीखती है। ओके, इनिशियल स्टेट एजुकेशन एक्सपीरियंस। हाँ, उन्होंने इस प्रोसेस की तुलना डार्विन के इवोल्यूशन से भी की। अच्छा, कैसे? मशीन की शुरुआती संरचना जीन्स की तरह है, प्रोग्राम में होने वाले छोटे-मोटे बदलाव म्यूटेशन की तरह है, और प्रयोगकर्ता का फीडबैक क्या काम कर रहा है क्या नहीं वो नेचुरल सिलेक्शन की तरह है। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये प्रक्रिया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से कहीं ज्यादा तेज होगी, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट गाइडेंस शामिल होगा। और सीखने की प्रक्रिया में सजा और इनाम की भूमिका, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी तो बच्चे के सीखने का हिस्सा है। हाँ, ट्यूरिंग ने इस पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मशीनें बनाना संभव है जो सजा मिलने पर उस व्यवहार को दोहराने की संभावना कम कर दे और इनाम मिलने पर उसे दोहराने की संभावना बढ़ा दे। ये तो आजकल के रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल, ये उसका बेसिक आइडिया ही है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि सिर्फ इनाम और सजा काफी नहीं होंगे। हमें मशीन से बात करने के लिए, उसे निर्देश देने के लिए, जानकारी देने के लिए और तरीकों की जरूरत होगी, जिसे उन्होंने भावनात्मक रहित या अनइमोशनल कम्युनिकेशन कहा। सीखने वाली मशीनों की एक और दिलचस्प बात ये थी कि उनका व्यवहार पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, है ना? एग्जैक्टली। ट्यूरिंग ने कहा कि सीखने वाली मशीन का जो टीचर होगा वो अक्सर पूरी तरह से नहीं जान पाएगा कि मशीन के अंदर क्या चल रहा है। वो उसके व्यवहार का कुछ हद तक अनुमान लगा सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये पारंपरिक प्रोग्रामिंग से बहुत अलग है, जहां हर स्टेप क्लियर और प्री डिटर्मिन्ड होता है। इसी अस्पष्टता से गलतियां भी हो सकती हैं जो इंसानी व्यवहार का हिस्सा है। ये मशीन को ज्यादा इंसानी बना सकता है। और उन्होंने मशीन में थोड़ी रैंडमनेस यानी यादृच्छिकता डालने का भी सुझाव दिया था। हाँ, उनका मानना था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, खासकर जब कई पॉसिबल रास्ते हों, तो पूरी तरह से सिस्टमैटिक सर्च के बजाय थोड़ा रैंडम रवैया अपनाना फायदेमंद हो सकता है। जैसे एवोल्यूशन में रैंडम म्यूटेशन नई संभावनाएं खोलते हैं। बिल्कुल, ये मशीन को लीक से हटकर समाधान खोजने में मदद कर सकता है। तो अंत में ट्यूरिंग के सामने सवाल था कि शुरुआत कहाँ से करें? क्या शतरंज जैसे शुद्ध तार्किक खेल से मशीन को ट्रेन करना बेहतर है, या फिर मशीन को आंखें और कान जैसी इंद्रियां देकर उसे भाषा सिखाकर दुनिया के बारे में सिखाना चाहिए, जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं? उनका निष्कर्ष क्या था? उनका निष्कर्ष था कि दोनों ही रास्ते अपनाने लायक हैं, दोनों को ट्राई करना चाहिए। अच्छा। उन्होंने बहुत विनम्रता से यह भी स्वीकार किया कि हम भविष्य में बस थोड़ी ही दूर तक देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि उस थोड़ी दूरी में भी करने के लिए बहुत कुछ है। ये एक वैज्ञानिक की सच्ची भावना है, आगे बढ़ो और प्रयोग करो, अज्ञात में कदम रखो। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक फंडामेंटल काम किया। उन्होंने क्या मशीनें सोच सकती हैं जैसे फिसलन भरे सवाल को एक व्यवहार आधारित परीक्षण इमिटेशन गेम से बदल दिया। हाँ, फोकस व्यवहार पर ले आए। उन्होंने डिजिटल कंप्यूटरों की यूनिवर्सल क्षमता को पहचाना और भविष्य का रास्ता सुझाया। शायद सीधे वयस्क दिमाग की नकल करने की बजाय सीखने वाली मशीनों के जरिए इंटेलिजेंस डेवलप करने का। और ये विचार आज लगभग 75 साल बाद भी आप देखिए कितने रेलेवेंट हैं। आश्चर्यजनक रूप से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में जहां मशीनें भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं, चित्र बना सकती हैं, कोड लिख सकती हैं, हम आज भी ट्यूरिंग द्वारा उठाए गए सवालों से ही जूझ रहे हैं एक तरह से। उनका इमिटेशन गेम, जिसे अब ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है, भले ही परफेक्ट ना हो, पर एआई की क्षमताओं पर बहस के लिए एक शुरुआती बिंदु तो बना ही हुआ है। सही कहा। और ये हमें उस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या? ट्यूरिंग ने अनुमान लगाया था कि सन 2000 तक भाषा का उपयोग और आम राय इतनी बदल जाएगी कि सोचने वाली मशीनों की बात करना आम हो जाएगा। आज के चैटबॉट्स और एआई सहायकों को देखते हुए क्या उनकी भविष्यवाणी सच हुई है? और अगर हाँ, तो इस संदर्भ में जब मशीनें इतनी कुशलता से इंसानी व्यवहार की नकल कर सकती हैं, सोचने का मतलब हमारे लिए अब क्या है? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है।